मिलते हैं बुक की 5वें भाग के साथ आप लोगों से फिर से और स्टार्ट करते हैं गांधी जी की बुक का 5वां भाग यानी लास्ट भाग। मैंने आपको शुरू में बताया था गांधी जी की बुक के 5 भाग हैं, सो हम लास्ट भाग को स्टार्ट करते हैं। पहला अनुभव, गांधी जी कहते हैं देश आने से पहले जो फिनिक्स गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स खरीदी थी यानी आश्रम बनाया था, उसको छोड़ करके जब भारत आए थे तो क्या होता है यहाँ पर लड़ाई चल रही होती, कई कारण चल रहा नहीं सॉरी जो विश्व युद्ध का कारण चल रहा था, उस वजह से गांधी सारे लोगों को इकट्ठा करके वही फिनिक्स यानी आश्रम में रख आते हैं, उनको सुरक्षित करते हैं, वहाँ पर सब लोगों को अच्छे से छोड़कर आते हैं गांधी जी। और उसके बाद हम देखते हैं गांधी जी मुंबई आते हैं, यहाँ पर शांति निकेतन एक आश्रम होता है उसमें जाते हैं, गांधी जी का बहुत स्वागत किया जाता है, गांधी जी को खूब सेवा की जाती है, गांधी जी की अच्छे से देखभाल की जाती है, गांधी जी बहुत खुश होते हैं, गांधी जी को इसमें बड़ा अच्छा अनुभव होता है। सही प्रकार के साथी मिलते हैं, गांधी जी को एक आंदोलन करना पड़ता है यहाँ पर अपने भाषण के लिए, उसी समय जो होती है कांग्रेस उसमें स्थान करने के लिए, प्रवेश करने के लिए आदि चीज़ों के लिए वहाँ पर मुंबई में कई तरह के लोगों के अधिकारों के हनन होते हैं, तो गांधी जी को एक छोटा सा सत्याग्रह करना पड़ता है। मिस्टर जिन्ना भी साथ होते हैं और कई लोगों को गांधी जी साथ मिला करके एक छोटा सा सत्याग्रह करते हैं और वहीं सब इंग्लिश में भाषण देते हैं उसमें, लेकिन गांधी जी अपनी वही मातृभाषा गुजराती और हिंदी दोनों में भाषण देते हैं और गांधी जी का ये सफल भाषण रहता है। इस बार कोई दिक्कत नहीं होती, आंखों के सामने अंधेला नहीं छाता, ना ही पैर डगमगाते हैं और गांधी जी उचित तरीके से सफलतापूर्ण भाषण दे देते हैं गोखले के साथ पूना में। अब क्या होता है, गोखले जो होते हैं, गोखले ने खबर दी कि गवर्नर आपसे मिलना चाहते हैं। जब गांधी जी भारत आ जाते हैं दक्षिण अफ्रीका से, तो गोखले जो होते हैं गांधी जी को खबर देते हैं कि आपसे गवर्नर मिलना चाहते हैं। गवर्नर मिलकर बताते हैं, गांधी जी को दिल्ली जाना पड़ता है, गवर्नर मिलकर बताते हैं कि आपको अगर कोई भी आंदोलन या कोई कार्य करना है तो आपको पहले मुझसे या सरकार से बातचीत करना या अनुमति लेना होगा, अगर कोई दिक्कत होती तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। गांधी जी कहते हैं नहीं, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे सरकार को या लोगों को क्षति पहुंचे। सब तरीके की बातचीत होती है। आगे हम देखेंगे कई पार्टियों में अत्यंत गांधी जी खुश होते हैं। जब कांग्रेस में गांधी जी शामिल हो जाते हैं तो गांधी जी बहुत खुश होते हैं। गुजरात के लिए जब अब इतना सब होने के बाद गोखले कहते हैं कि गांधी जी आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं, यानी इंडियन कांग्रेस जो थी 1885 में जिसका निर्माण हुआ था, जिसके स्तंभ गोखले बन चुके थे उस स्तंभ तक, तो वो कहते हैं गांधी जी से कि आप कांग्रेस में शामिल हो जाएं। तो गांधी जी खुश तो होते हैं, बहुत खुश होते हैं और गांधी जी उस समय पार्टी में शामिल होते हैं, धीरे से घुस जाते हैं, लेकिन अत्यंत खुश होते हैं। उसके बाद क्या होता है, क्या वह धमकी थी, भाभी और परिवार इन लोगों को लेकर गांधी जी राजकोट जाना होता है। गांधी जी की जो भाभी होती है उनको लेकर के राजकोट गांधी जी को छोड़ने जाना होता है। उसी समय प्लेग का खतरा चल रहा होता है, तो परिवार तो सुरक्षित पहुंच जाता है, लेकिन गांधी जी क्या होते हैं ट्रेन से जब आ रहे होते हैं वापस, तो क्या होता है इनको बुखार खूब रहता है, ये सही से बोल नहीं पाते। तो एक टिकट कलेक्टर आता है, गांधी जी से पूछता है हैव यू टिकट, यानी आपके पास टिकट है, आपके पास टिकट है। तो गांधी जी बोल नहीं पाते, तो वो गांधी जी को कहता है कि तुमको जेल भी जाना पड़ सकता है, आप बोल नहीं पाते, प्लेग है, आप महामारी लेकर के ट्रेन में घुस चुके हैं। काफ़ी बहस होती है, गांधी जी उसको समझाते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब गांधी जी दिल्ली पहुंचते हैं तो वो जो रहता है टिकट कलेक्टर, उसकी शिकायत गांधी जी गवर्नर से करते हैं। सब बातें सही हो जाती हैं, सब शांति मूड से, जो अत्याचार लोगों के साथ हुआ करता है, बिना बात के लोगों को परेशान किया जाता है, सो गांधी जी उसको भी सही कर देते हैं गवर्नर से शिकायत करके। ट्रेन में लोगों के साथ उचित व्यवहार अब होने लगता है। शांति निकेतन, राजकोट में एक शांति निकेतन आश्रम होता है, गांधी जी वहाँ जाते हैं। गांधी जी का सब विद्यार्थी जितने भी होते हैं सब मिल करके बड़ा भव्य स्वागत करते हैं। गांधी जी बहुत खुश होते हैं, वहाँ के बच्चे के लिए खाना आना सब बन कर आता है बाहर से, यानी हॉस्टल तरीके का होता है। तो गांधी जी वहाँ जाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि अपना भोजन अगर खुद बनाओगे तुम्हारे अंदर ये हुनर आएगा कि तुम खाना बना सकोगे, अकेले कहीं रह सकोगे। और उन बच्चों को गांधी जी सीख देते हैं, वो बच्चे सीख जाते हैं कि खाना स्वयं बनाना और खाना चाहिए, जिससे हमारे अंदर प्रोग्रेस होता है, यानी हम ग्रो करते हैं हर चीज़ जानने की ओर। गांधी जी ऐसा करते थे, वैसा बच्चों को भी बताते हैं, सब लोग बड़े खुश होते हैं। इसी समय क्या होता है, गांधी जी सब लोगों के साथ मिलते हैं देश में, कहते हैं कि अब मैं इसमें तो शामिल हो गया हूँ, 2 साल के अंदर मैं देश को आज़ादी दिला दूंगा, यानी स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। सब लोग बड़ा हंसते हैं, सब गांधी जी का मजाक उड़ाते हैं
कहते हैं कि अगर देश में रहोगे तो दिमाग ठिकाने आ जाएगी। ब्रिटिश साम्राज्य छोटा मोटा कोई कस्बा नहीं है जिसको तुम जीत लोगे या जिससे अपने देश को आज़ाद करा लोगे। ब्रिटिश साम्राज्य है जिसका सूरज एक देश में अस्त होता है तो दूसरे देश में उदय होता है। इतना विस्तार था उस समय, सब हंसते हैं लेकिन गांधी जी को बुरा लगता है, लेकिन वो डट जाते हैं और अंत तक आज़ादी दिला देते हैं। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, सबको पता है, इसीलिए उन्हें बापू नाम से पुकारा जाता है। तीसरे दर्जे का टिकट, इतना सब होने के बाद क्या होता है, तीसरे दर्जे का टिकट लेते हैं गांधी जी, घूमने के लिए निकलते हैं। तो गांधी जी जब टिकट लेते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे बाहुबली होते हैं, मतलब बहुत सब ताकतवर लोग होते हैं। गांधी जी को धक्का मुक्की मार देते हैं भाई, तो गांधी जी लाइन में आगे आ जाते हैं, फिर से धक्का खा जाते हैं, फिर पीछे चले जाते हैं। तो जब टिकट, गांधी जी को बड़ी मुश्किल से टिकट मिलती है, टिकट तो लेकर चले जाते हैं। बैठने के लिए जब ट्रेन में जाते हैं तो जर्नल, यानी जर्नल में अगर आप सफ़र कर चुके हो तो आप जानते होंगे कि कैसी वहाँ मारा मारी होती है, के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, मतलब वहाँ बड़ा कष्टदायक जीवन होता है। गांधी जी जैसे तैसे घुस जाते हैं, सब धक्का मुक्की होती है, गाली गलौज होती है, मार कूट होती है। गांधी जी लिखते हैं, गांधी जी वहाँ घुस जाते हैं, खड़े खड़े रहते हैं। लेकिन जब गांधी जी अपने बारे में बताते हैं कि मैं ये हूँ, गांधी जी से लोग पूछते हैं कि आपके साथ इतना ऐसा व्यवहार हुआ, आपने कुछ नहीं बोला, तब गांधी जी बताते हैं अपने बारे में। जब लोगों को पता चलता है कि ये तो इतने महान नेता हैं, तो वो लोग गांधी जी से क्षमा मांगते हैं और गांधी जी को बैठने के लिए जगह भी देते हैं सीट पर। गांधी जी खुश होते हैं और गांधी जी बड़े उत्साहित हो जाते हैं कि यार मैं सच में नेता बन गया क्या। मान लो यार, जो किसी से बात ना कर पाते हो, डरते हो, आज उन्हें लोग नाम सुन कर के जगह दे दें बैठने के लिए, जो इतने बड़े बड़े कामों को चुटकियों में करा दें, तो खुश तो हो ही जाएंगे। अब आगे हम देखेंगे गांधी जी गोखले से मिलते हैं, सोसाइटी कैसे चलाई जाए। जब मुंबई जाते हैं, पूना, तो वहाँ पर क्या होता है, जब पूना पहुँचते हैं उसी दिन गोखले मिलते हैं, गांधी जी से खूब स्वागत होता है। पहुँचते ही ये बात होने लग जाती है कांग्रेस पार्टी को उचित तरीके से कैसे बनाया जाए। तो गांधी जी उस समय पार्टी में सम्मिलित हो चुके होते हैं। तो रात भर चर्चाएं चलती हैं, सब लोग मिलते हैं और देश की आज़ादी के प्रति बातचीत करते हैं। सब बातचीत होती हैं, 2-3 दिन तक चर्चाएं होती हैं। मान लो कोई गांधी जी के जब गोखले तो सम्मिलित कर लेते हैं जो लोग, लेकिन जो पार्टी के लोग रहते हैं वो गांधी जी से थोड़ा सा ऐतराज़ करते हैं। क्योंकि अब मान लो भाई कोई ग्रुप हो आपका अच्छा खासा जो चल रहा हो, कोई नया आ जाए, कितना भी योग्य हो, लेकिन कोई नया आ जाए तो आपको लगेगा कि यार कहीं कोई दिक्कत न कर दे, यार पार्टी बिगड़ न जाए, यार मेरा मामला जितना बड़ा ग्रुप बना है। तो वैसे ही कांग्रेस में हुआ। लेकिन गोखले जी सबको समझाए, गांधी जी भी समझाए, सबसे बातचीत हुई और गांधी जी का सच्चा प्रवेश कांग्रेस में हो जाता है। इसके बाद गांधी जी कहते हैं कभी कांग्रेस जमीन पर नहीं आई, हमेशा आसमान की बुलंदियों को छूती जाती है, आज भी कांग्रेस मौजूद है। आगे हम देखेंगे कुंभ मेला। प्राण जीवन दास जी थे, उनसे मिलते हैं गांधी जी, खूब तैयारी करते हैं, रंगून जाते हैं, वहाँ स्टीमर से जाना होता है, एक को कोई बिल होता है, उसको लेकर के गांधी जी वहाँ स्टीमर से जाते हैं। जब रंगून पहुँचते हैं तो कहते हैं इतनी गंदगी थी कि पैर रखने तक की जगह ना थी वहाँ वो मंदिर में, कुंभ मेला वहाँ लगा होता है। 1915 में गांधी जी भारत आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे पंडित भिखार सब जब भारत आते हैं, अफ्रीका से तो घूमने की बात बताते हैं, जब यहाँ जाते हैं रंगून तो वहाँ इतना कुंभ मेला में तो इतना भाई पैर रखने की जगह नहीं, भिखारी पंडित और जितने भी वहाँ घूमने वाले आते हैं उन सबसे गांधी जी मिलते हैं और अच्छा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं। गांधी जी सब तो अच्छी तरीके से हो जाता है, लेकिन गांधी जी थक जाते हैं। अब गांधी जी का हम आगे देखेंगे लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला क्या होता है, वहीं महात्मा मुंशी राम जी होते हैं, उनका आश्रम शांति निकेतन होता है, गांधी जी वहाँ भी जाते हैं। गांधी जी को बहुत प्रेम मिलता है, गांधी जी को बहुत लोग अच्छे से स्वागत करते हैं क्योंकि इतने बड़े नेता बन चुके होते हैं। वहाँ पर बात आती है गांधी जी को जनेऊ पहनाने की, तो गांधी जी कहते हैं जनेऊ पहनाने से यार क्या मैं सच्चा बन जाऊँगा। अगर मन की सफाई नहीं है तो कोई सच्चा कभी नहीं बन सकता जब तक कि वो मन या हृदय से साफ ना हो। गांधी जी इसका विरोध करते हैं, काफ़ी धर्म चर्चाएं होती हैं, काफ़ी बहस होती है। गांधी जी जनेऊ पहनने से मना कर देते हैं और शांति निकेतन में लांछन झूला जाते हैं। कहते हैं रस्सियों वाला झूला रहता है, मान लो नई चीज़ें, मान लो हम ही जाएँ कहीं घूमने के लिए, कुंभ मेला जैसे जाते हैं कभी जब होता है 12 साल में, तो पापा मम्मी से लोगों से बताते हैं कि इतना बड़ा था ये, यहाँ इतनी सारी दुकानें थी। वैसे गांधी जी अनुभव अपना लिखते हैं कि बहुत अच्छा अनुभव मिला, लोगों के बीच कैसे रह जाए या क्या किया जाए। आश्रम की स्थापना अब गांधी जी सन 1915 की 23 तारीख को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं। स्थापना जब करते हैं
तो उसका जो स्थान रहता है कहाँ स्थापित किया जाए, इस पर चर्चा होती है। कोई कहता है मुंबई में स्थापित कर दो, कोई कहता है पूना में, कोई राजकोट में। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि नहीं, ये स्टेबल रहेगा, यानी अच्छा सुव्यवस्थित रहेगा गुजरात में, क्योंकि मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, गुजरात की भाषा जानता हूँ, वहाँ के लोगों को जानता हूँ। कोई अगर मदद होगी, किसी तरह की मदद किसी से लेनी होगी, तो मैं लोगों से बातचीत कर लूँगा और उचित तरीके से मदद आश्रम के लिए ले आऊँगा कहीं ना कहीं से। सब लोग मान जाते हैं, गोखले भी मान जाते हैं, और आश्रम गुजरात में खोल दिया जाता है। सब लोग वहाँ खाने पीने सब चीज़ों की ध्यान देते हैं। गांधी जी के साथ जो दक्षिण अफ्रीकन बच्चे रहते थे, गांधी जी उनको और भारत के जितने भी नवयुवक जो मतलब पढ़ने लिखने या बहुत गरीब होते हैं, उनको भी उसी जगह रख लेते हैं। अब कसौटी पर चढ़े। आश्रम में क्या होता है, एक छोटा सा परिवार जो होता है वो रहने आ जाता है। वो थोड़ा सा दलित परिवार का, गांधी जी लिखते हैं दलित होता है, यानी नीची कास्ट का होता है, छोटी कास्ट का होता है। तो जो आश्रम में रहते हैं वो सब उसका विरोध करते हैं कि मतलब अपने देश में छुआछूत तो था ही उस समय। गांधी जी लिखते हैं बड़ा छुआछूत था यार, कोई उनको रखने के लिए तैयार ना था, कहते थे इसको भगाओ भगाओ। गांधी जी उनको समझाते हैं सबको, लेकिन कोई नहीं। गांधी जी कहते हैं अगर तुम लोग सही से नहीं रहोगे तो मैं आश्रम छोड़कर बाहर चला जाऊँगा। तो जब इतनी बात आती है, आश्रम में उस समय पैसे भी घट जाते हैं, चलता नहीं है, तो गांधी जी जब इतना कह देते हैं कि मैं आश्रम छोड़ चला, सब लोग यार समझ जाते हैं कि यार सही में बापू ने चले जाए, अगर बापू नहीं तो हमारा क्या मतलब यहाँ रहने का। जैसे आप में हो, हमारे में पापा कहते हैं मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, अगर तुम सही से नहीं रहोगे तो भाई हम लोग सरेंडर तो कर ही देंगे। तो गांधी जी भी वैसा किए और रहने लगे। जब आश्रम में पैसे घट जाते हैं तो उसी समय पता नहीं कोई बिजनेसमैन आता है और वो आश्रम के सामने कार का हॉर्न बजाता है, पूं 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 करके बजाता है। तो आश्रम से सब आते हैं देखने की यार कार आई है कार। उस समय कार का बहुत बड़ा क्रेज़ था। तो गांधी जी आते हैं निकल के, गांधी जी को वो 10,000 रुपये देता है और कहता है अगर और ज़रूरत हो तो आप मुझे बता दें। गांधी जी बहुत खुश होते हैं और फिर से आश्रम की उसी तरीके से रफ्तार चलने लग जाती है जिस प्रकार से चल रहा होता है आश्रम। अब क्या होता है, गिरमिटिया प्रथा। उस समय भारत में भी गिरमिटिया होता था, क्योंकि जो बाहर काम करने जाते थे या बाहर से काम करके आते थे उनको गिरमिटिया कहा जाता था। उन पर टैक्स लगाया जाता था 3 पाउंड का। गांधी जी ने वहाँ पर अफ्रीका में 25 से 3 पाउंड कराया था और यहाँ 3 पाउंड का कर लगाया जाता था। सो ये बड़ा बुरा लगता था कि यार 3 पाउंड का मैं कर क्यों दूँ। तो गांधी जी इसके लिए एक छोटा सा आंदोलन करते हैं और जो वो रहते हैं मालवीय जी, वो इसके लिए एक तैयार करते हैं अपनी याचिका और जो गवर्नर होता है उसके सामने पेश करते हैं। लेकिन गवर्नर इसको मना कर देता है कि कोई माफ़ नहीं होगा, 3 पाउंड ज़्यादा करना ही है, आप दे सकते हैं। तो गांधी जी इसके लिए एक छोटा सा सत्याग्रह करते हैं और कर को माफ़ करा लेते हैं। गांधी जी की एक बड़ी सफलता होती है। अब इसके बाद लिखते हैं नील का दाग। 1917 में खेती में होता है। सरकार ये कर रही थी कि अगर आपके पास 4 बीघे खेत हैं तो आप 3 बीघे नील उगाएंगे और 1 भाग में अपने खाने के लिए उगाएंगे, उसमें भी टैक्स देंगे। सो वहाँ पर उस साल क्या होता है, अकाल पड़ जाता है। तो गांधी जी घूमते फिरते चंपारण जहर भाग में निकल जाते हैं। चंपारण की बात है तो वहाँ पर बिहारियों से मिलते हैं, बिहारियों से काफ़ी अच्छा गांधी जी का व्यवहार बन जाता है। वहाँ पर आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह आंदोलन छेड़ देते हैं और धीरे धीरे शांति से सब काम हो जाता है। काम हाथों में ले लेते हैं, नेता बन जाते हैं। गांधी जी जब वहाँ का काम सब समाप्त कर देते हैं और जब बिहार में पहुँचते हैं, मोहनदास गांधी जी मौलाना मजहरुल जो गांधी जी के साथ अफ्रीका में मिले थे, दोनों मुस्लिम लीग के वो अध्यक्ष थे, दोनों एक साथ मिल जाते हैं गांधी जी। और बिहार में गांधी जी का बहुत अच्छा स्वागत होता है। बिहारियों के साथ गांधी जी उनके साथ रहते हैं। आरोपी जेल भी जाते हैं। जो आगे हत्याकांड हुआ था, जो भी घटनाएं हुई थी, जितने भी आंदोलन हुए थे, उनमें जो भड़काऊ आज जो मतलब गलत काम किए थे सबको जेल भेजा जाता है। शांति से सब काम हो जाता है। अब इसके बाद आता है अहिंसा की देवी। जब इतना सब हो जाता है, नील वील का जब काम हो जाता है, नील की खेती का, तो उस समय बड़ा लोगों के साथ अत्याचार होता है। उनको खाने के लिए होता नहीं, ये कहते हैं नील हुआ, बड़ा मारते हैं। उसी समय एक वो भी फैल जाता है, उसको क्या कहते हैं, महामारी, यानी अकाल पड़ता है, सूखा। तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं, वो चैप्टर अलग है। तो गांधी जी कहते हैं एक महिला होती हैं, वो अहिंसा की देवी होती हैं, उनसे मुलाकात होती है। जितना भी लोगों के साथ अत्याचार होता है तो वो ही लोगों के लिए लड़ाई करती हैं और लोगों को भी आज़ादी दिलाती हैं। इस तरीके के कामों से लोगों को सुरक्षित कराती हैं, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, लोगों को हर प्रकार की आज़ादी दिलाते हैं। और गांधी जी कहते हैं इस प्रकार मुझे अहिंसा की देवी का साक्षात्कार हुआ। मुकदमा वापस लिया। इतना सब हो जाता है, जब आंदोलन हो जाता है, चंपारण में कई लोगों घायल हो जाते हैं, तो गांधी जी सरकार के ऊपर केस ठोक देते हैं। जब गांधी जी सरकार के ऊपर केस ठोक देते हैं तो सरकार भी गांधी जी के ऊपर केस लगा देती है। तो डीएम जितने भी रहते हैं गांधी जी के केस से डर जाते हैं और सरकार लगा देती है कि 144 क्या होता है कि कहीं पर बहुत सारे लोग ग्रुप बनाकर नहीं खड़े हो सकते। और गांधी जी का जो ग्रुप था, जो मतलब
पार्टी थी वो ग्रुप की थी। तो गांधी जी इसमें क्या होते हैं, परेशान होते हैं, काफ़ी आंदोलन चलता है, गांधी जी आंदोलन जीत जाते हैं। लेकिन जब उनको क्या नाम गवर्नर को जब एहसास होता है कि यार बेकार में मैंने उनके ऊपर केस किया था, तो वो वापस केस ले लेते हैं और गांधी जी भी अपना केस वापस ले लेते हैं। सब चीज़ शांति से चलने लग जाता है। उसी समय क्या होता है, चंपारण में जितना जो कुछ होता है उसकी जांच पद्धति शुरू की जाती है, जांच की जाती है। हाई कोर्ट समाज चंपारण में मजबूर लोगों से चंदा लिया जाता है। गांधी जी वहाँ पर भी एक आश्रम खोल देते हैं। आश्रम जब खोलते हैं चंपारण में, तो वहाँ गरीब लोगों से चंदा नहीं लेते, जितने मजबूत लोग होते हैं, अमीर लोग, उनसे चंदा लेते हैं और आश्रम उचित रूप से चलने लग जाता है। आश्रम व्यवहार अच्छा होता है। क्या होता है, गांधी जी उस समय तक इतने पॉपुलर बन चुके थे कि आश्रम में गांधी जी को दर्शन देना अनिवार्य हो चुका था। जैसे पुराने समय में राजा आजा दिया करते थे कि राजा जिंदा है कि नहीं, ये जनता को पता होना चाहिए। अगर जिंदा नहीं है तो नहीं है दर्शन दे पाएंगे, तो गांधी जी को रोज़ नहीं तो देना पड़ता था, नहीं तो लोगों में भगदड़ हिंसा मच जाती थी, तो गांधी जी को रोज़ दर्शन देना पड़ता था। उसी समय क्या हुआ कि साथी ब्रज किशोर बाबू और राजेंद्र भाई अच्छे साथी बन चुके थे, सलाहकार बन चुके थे। बिहारियों का दल था, मौलाना मजहरुल जो थे, उनसे भी अच्छा व्यवहार बन चुका था। गांधी जी एक अपना बड़ा ग्रुप बना लेते हैं। उस समय तक बिहार के लोगों से भी मिल जाते हैं। तो गांव-गांव में गांधी जी जाकर वहाँ के स्कूल खोलते हैं, सफाई करते हैं अच्छे से। गांव में हर प्रकार की सुविधा को गांधी जी रखने की, यानी हर प्रकार की सुविधा देने का प्रयत्न करते हैं। अब ग्रामों में प्रवेश क्या होता है, खाना पानी स्कूल सब चीज़ करने के बाद गांधी जी कहते हैं कि यार अब गाँव में प्रवेश किया जाए, अब गाँव में प्रवेश करना चाहिए। जब गांधी जी गाँव में घुसते हैं, देखते हैं, तो गांधी जी का दिल टूट जाता है यार। न नाली होती है, कच्ची रोड होती है, जब बारिश होती है तो घुटनों तक पानी भर जाता है, कीचड़ भर जाता है, और नालियाँ नहीं होती, लोगों के घर में पखाने नहीं होते, यानी लेटरिन वगैरह नहीं बने, शौचालय नहीं बने होते हैं। बड़ी समस्या होती है, कच्चे मकान होते हैं, हमेशा चूते रहते हैं। जब बारिश होती है कोई घर गिर जाते हैं बारिश में, तो गांधी जी को बड़ा दुख होता है। गांधी जी वहाँ की महिलाओं से मिलते हैं। जब महिलाओं से मिलते हैं तो कई महिलाएँ होती हैं जिनके पास सिर्फ एक साड़ी होती है, जिसको वो कई सालों तक पहनती थी, यानी वो बड़ी गंदी होती थी। गांधी जी उनकी सेवा करते हैं, उनको नए कपड़े देते हैं, नई व्यवस्था करते हैं और उचित तरीके से उनकी सेवा करते हैं। सब चीज़ जब हो जाती है उसके बाद गांधी जी 6 महीने तक कहते हैं कि ये सब 6 महीने तक चलता है और 6 महीने बाद सब चीज़ उचित रूप से सही हो जाता है। जब इतना सब हो जाता है तो उसके बाद उजला पहलू आश्रम में जाते हैं। 1000 लोग हो जाते हैं, लोगों का क्रोध बढ़ जाता है। सब चीज़ गांधी जी क्या करते हैं, जांच बंद करा देते हैं। सरकार बिहार में गांधी जी को कहती ही, बिहार में जो क्रोध होता है, निहाल लोग, उनका क्रोध बढ़ जाता है, क्योंकि वो गांधी जी को इसका मानते हैं कि गांधी जी की वजह से इतने आंदोलन होते हैं, लोग मरते हैं, सब चीज़ मिलते हैं, तो उनका विरोध होता है। वो गांधी जी को उससे बिहार से बाहर निकालने के लिए प्रयत्न करते हैं। और क्या होता है, कानून रद्द कर उसी समय सरकार का पत्र मिलता है गांधी जी को और बिहार छोड़ने का आदेश आता है कि आप बिहार छोड़ दीजिए, आपकी वजह से ये सब आंदोलन हो रहा है, जो भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है, आप बिहार छोड़ दें। और उसी समय गोरे जो कानून एक अपना लाते हैं, वो कानून रद्द हो जाता है। इस प्रकार बिहार से गोरों का जो कानून होता है या उनका शासन होता है बहुत कम हो जाता है, छीण हो जाता है, मानो ख़त्म हो जाता है, ऐसा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, मजदूरों के संपर्क में चंपारण जो होता है, गांधी जी वहाँ पर खेड़ा आंदोलन करना होता है। खेड़ा से गांधी जी को बुलावा आ जाता है, वहाँ से छूटते हैं तो गांधी जी को चंपारण, यानी वहाँ से बुलावा आ जाता है कि सर यहाँ पर बड़ा सूखा पड़ गया है और जो कर है उसको माफ़ कराना है। इसके लिए गांधी जी चंपारण जाते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं तो लोग अच्छा उनका स्वागत करते हैं। हड़ताल के लिए, सब चीज़ों के लिए गांधी जी एक व्यू तैयार करते हैं, यानी एक आधार तैयार करते हैं। सरदार पटेल और शंकर लाल बैकर एक व्यक्ति होते हैं, बैकर उनसे मिलते हैं और एक पार्टी बना लेते हैं। सब मिलकर खूब आंदोलन करते हैं। ये बता दूं थोड़ा सा कहानी, यही सरदार पटेल का पहला आंदोलन खेड़ा, जहाँ से उनको महिलाएं पटेल का नाम देती हैं, भाई सरदार पटेल जी का नाम देती हैं। वहीं से वल्लभ भाई पटेल का नाम वल्लभ भाई नाम देती हैं, तो यहीं से उन्हें सरदार कहा जाता है। ये कहानी थोड़ी सी। अब तो यहाँ से गांधी जी आंदोलन कराते हैं, सबके घनिष्ठ संपर्क हो जाता है, बहुत अच्छा सबों के बीच में, लोगों के बीच में जा करके गांधी जी खूब बड़ा आंदोलन करते हैं। लोगों से अच्छा व्यवहार बन जाता है, दोस्ती हो जाती है। सब जितने भी मजदूर रहते हैं गांधी जी को भगवान मानने लगते हैं एक तरीके से। इतना सब होता है आश्रम की, तो गांधी जी यहाँ के कर्म माफ़ करा देते हैं।
उसके बाद क्या होता है, कर थोड़ा सा ये मुद्दा चल रहा होता है कि कर माफ़ है, कर माफ़ है, सॉरी कर माफ़ नहीं होता है इस समय, माफ़ चलता रहे। उसे मैं आश्रम में जाके सब लोग गांधी जी आश्रम में लोगों को लेके चले जाते हैं कि चलो वहाँ पर आंदोलन करते हैं। लेकिन शुरू में गांधी जी कहते हैं कि जितने भी आश्रम के लोग थे खूब उत्साह दिखाते हैं, खूब हिम्मत दिखाते हैं, लेकिन धीरे धीरे आदमी का जोश जो होता है, उत्साह होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। जब कम होने लगता है तो गांधी जी उन लोगों को टूटता हुआ नहीं देख सकते थे, बिखरता हुआ, तो क्या करते हैं, वो उपवास रखते हैं गांधी जी कि मैं उपवास रखूँगा, आप लोगों की हिम्मत आए, भगवान आप लोगों को शक्ति दे, इसलिए मैं उपवास रखूँगा। जब गांधी जी उपवास रखते हैं तो लोग बड़े निराश हो जाते हैं, यार मेरी वजह से बापू ने आज उपवास रख लिया। सब गांधी जी को मना करते हैं कि सर आप उपवास ना रखिए, हम सही कर लेंगे, सब सही हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, हमारे अंदर हिम्मत है जो। लेकिन गांधी कहते हैं नहीं, गांधी जी कहते हैं नहीं, एक बार मान लिया, उपवास कर लिया तो कर लिया, और गांधी जी उपवास शुरू कर देते हैं। गांधी जी उपवास शुरू कर देते हैं तो काफ़ी गांधी जी उपवास रखते हैं 21 दिन तक, सब कुछ आश्रम में सही हो जाता है, क्योंकि गांधी जी की ये तालीम 3 साल की थी। दक्षिण अफ्रीका की वो स्कूल वाली घटना आपको याद होगी, आश्रम वाली, जब बच्चे शैतानी करते हैं तो गांधी जी उपवास रख लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी वही ट्रिक आजमा लेते हैं। अब क्या होता है, जब उपवास हो जाता है, हालत गांधी जी की गंभीर हो जाती है, काफ़ी बीमार पड़ जाते हैं, 21 उपवास करते हैं। और इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, फिर से आता है खेड़ा, अभी चंपारण में थे, अब खेड़ा में आते हैं। खेड़ा के बाद समय न मिला, गांधी जी को सत्याग्रह हाथ में लेना पड़ा और बड़ा भारी आंदोलन, जुलूस निकलता है, आंदोलन शुरू करना पड़ता है, मांग की जाती है, बातचीत की जाती है, और धीरे धीरे करके कर माफ़ी के लिए मनाने के लिए सत्याग्रह करना पड़ता है। गांधी जी को सत्याग्रह करना पड़ता है और कर माफ़ हो जाता है। जो गांधी जी उसका खेड़ा वाला कर रहता है, नील की खेती वाला, लोगों मजदूरी करके पैसे कमाते हैं, लेकिन अंग्रेज फर्जी में ले जाया करते थे, तो वो कर माफ़ हो जाता है। गांधी जी के आंदोलन की वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल, शंकर लाल बैंकर जी के वजह से, हिम्मतों से, कार्यों से, लोगों की लगन की वजह से ये सब काम सही हो जाता है। प्याज चोरी क्या होता है, उसी समय खेती जला दी जाती है। जब इतना सब हो जाता है तो जितने भी अंग्रेज रहते हैं गुस्से की वजह से खेती जला देते हैं, और प्याज जो होती है, प्याज के खेत उस समय लगे होते हैं, तो उनको तो जला पाते नहीं क्योंकि ज़मीन के अंदर होते, तो उनको आदमी लगवा करके खुदवा ले जाते हैं पूरी, तो उनको प्याज चोर का नाम दिया जाता है। ये भी एक घटना है, प्याज चोरी हो जाती है उस समय। अब इसके बाद खेड़ा लड़ाई जो होती है उसका धीरे धीरे करके अंत हो जाता है, और खेड़ा में जितना भाई कर होता है वो सब माफ़ करा देते हैं गांधी जी अपने आंदोलन के द्वारा। इसी समय गांधी जी का सरदार पटेल और अन्य बड़े नेताओं से गांधी जी का बड़ा मीठा अच्छा व्यवहार बन जाता है, इनकी पहचान में आते हैं, गांधी जी की पहचान में ये सब लोग अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं। अब गांधी जी को एकता की रट होती है, खेड़ा मामला चल रहा होता है, उसी समय क्या होता है, यूरोप में महायुद्ध भी चल रहा होता है। जब महायुद्ध वहाँ चल रहा होता है तो दिल्ली से गांधी जी को बुलावा आ जाता है मुस्लिम एकता के लिए। गांधी जी मुस्लिम एकता के लिए भाई गवर्नर के सामने पत्र लिखते हैं कि मुझे मुस्लिम एकता, हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए बहुत सारे काम करने हैं। अली भार जितने भी रहते हैं सबसे मिल जाते हैं, गांधी जी सबसे अच्छा व्यवहार बना लेते हैं। पत्र नई दिल्ली के गवर्नर से मिलते हैं, कई बार मुस्लिमों के साथ भी मिलते हैं। एकता की गांधी जी को रट रहती है कि यार हम अकेले तो लड़ नहीं पाएंगे, बड़ा विस्तृत साम्राज्य है, तो इसके आज़ादी के लिए हमको मुस्लिम हिंदू सबको साथ लेना पड़ेगा। गांधी जी सबको साथ मिला लेते हैं। और इसके बाद क्या होता है, रंग रूटों की भर्ती। अब इसी समय में सभा में हाजिर होते हैं गांधी जी, और भारतीयों सब चीज़ सब अंग्रेजी में भाषण देते हैं, गांधी जी हिंदी में बात करते हैं। रंग रूटों की भर्ती के लिए यानी गांधी जी एक टीम बनाते हैं, उसमें जवानों की भर्ती के लिए गांधी जी घर घर गली गली जा कर के प्रचार करते हैं, और भारतीयों की भर्ती के लिए यानी जितने भी रहते हैं उनकी जिम्मेदारी ले लेते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं इनको नौकरी दिलाऊँगा, पैसे दिलाऊँगा, आज चीज़ों की गांधी जी जिम्मेदारी ले लेते हैं और सबको अपने साथ रख लेते हैं। हिंदू मुस्लिम सभी को एक साथ रखते हैं, सबको एक साथ नौकरी देते हैं, ना कि हिंदू को अलग नौकरी, मुस्लिम को अलग नौकरी, या सिख या कोई भी हो सबको अलग अलग नहीं, सबके लिए गांधी जी एक कर देते हैं, सबको एक नियम बनाते हैं, सभी को एक प्रकार की सुविधा देते हैं। अब इसके बाद धीरे धीरे चलता रहता है, रंग रूटों की पार्टी बन जाती है। अब गांधी जी कहते हैं मृत्यु शैया पर, तो उसी समय क्या होता है, गांधी जी इतना दौड़ भाग करते हैं, बड़ा शरीर छीण हो जाता है, तो गांधी जी को पेचिश हो जाती है। पेचिश खूनी पेचिश, मर्डर डिसेंट्री जिसको कहते हैं। तो गांधी जी जब हो जाती है तो उसी समय क्या होता है, कोई त्यौहार आता है, गांधी जी की पत्नी जो होती हैं वो गांधी जी को कहती हैं कि आज पकवान बनाए हैं, थोड़ा सा खा लीजिएगा। लेकिन गांधी जी उस समय अन्य आहार यानी सादा भोजन की ओर चला करते हैं, जिसको कहते हैं, बता चुका हूँ आपको, ब्रह्मचर्य। तो लेकिन कहते हैं कि यार पत्नी ने इतने दिन बाद कुछ बनाया है, अच्छा नहीं खाऊंगा तो उसका दिल टूट जाएगा। मान लो आपकी मम्मी आपके लिए बड़ा प्यार से कुछ बनाए, आपकी पत्नी बनाए, आप ना खाएं तो
उनको बुरा लगेगा। गांधी जी के मन में ये विचार आता है। गांधी जी कहते हैं थोड़ा सा खा लूँगा, उसका भी दिल नहीं टूटेगा और मेरा भी काम बना रहेगा। थोड़ा खाने जाते हैं लेकिन इतना अच्छा लग जाता है, इतना स्वादिष्ट कि गांधी जी ज़्यादा खा जाते हैं। जब ज़्यादा खा जाते हैं तो पेट गड़बड़, पहले से गड़बड़ और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद तुरंत गांधी जी को जाना होता है गांधी जी को के बाद तुरंत जाना होता है नडियाद। गांधी जी नडियाद वहीं पैदल जाते हैं, रात को रिक्शा तो मिलते नहीं। तो जब नडियाद पहुंचते हैं तो कहते हैं हर 15-10 मिनट में गांधी जी को जाना पड़ता है, इतना ज़्यादा पेट खराब हो जाता है। जाते जाते इतना ज़्यादा हो जाता है गांधी जी कहते हैं कि मैं चल ना पाता था, बोल ना निकलता था, आवाज़ ना निकलती थी, बिल्कुल छीण हो गया, मृत्यु सैया पर यानी लेट गए गांधी जी। लगता था कि मेरा अंतिम समय आ गया है। बड़ी समस्या होती है गांधी जी को भाई। अब जब बड़ी समस्या होती है तो सब लोग आते हैं गांधी जी से मिलने आते हैं। गांधी जी कहते हैं दवा ले लीजिए। गांधी जी कहते हैं नहीं, गलती की मैंने, मैं इसका भुगतान करूंगा, मैं कोई दवा नहीं लूँगा, मर जाऊंगा, ये करूंगा। गांधी जी काफ़ी दलीलें देते हैं लेकिन सब लोग सरदार पटेल जाते हैं और कई लोग इनके पत्नी बच्चे सब दबाव डालते हैं गांधी जी के ऊपर। अगर आप नहीं रहेंगे पापा, बच्चे बोलते हैं कि मैं क्या करूँगा पापा, मैं किसके भरोसे। और गांधी जी सरदार पटेल रहते हैं कि बापू सर अगर आप नहीं रहेंगे तो इतनी बड़ी पार्टी का लीडर कौन है, कौन इसको संभालेगा। सो गांधी जी सबके दबाव में आते हैं और दवा अपनी कराते हैं, थोड़ी दवा कराते हैं, सही हो जाते हैं। और दूध तो पीते नहीं, तो क्या होता है कि वो कहते हैं कि गाय भैंस का आपने दूध बंद किया है लेकिन बकरी का दूध आप स्टार्ट करें। तो गांधी जी इस प्रकार बकरी का दूध पीने लग जाते हैं, धीरे धीरे करके इलाज कराते हैं, सब सही होता है। गांधी जी प्रोग्रेस करने लग जाते हैं, यानी ग्रो गांधी जी के सब तकलीफ सही हो जाती है। गांधी जी कहते हैं कि उसी समय रैलेट एक्ट एक कानून आता है लेकिन उस समय गांधी जी बड़ी दुखद स्थिति होती है। गांधी जी की चल नहीं पाते, सब कट जाता है, इतना ज़्यादा तकलीफ़ होती है गांधी जी को, चलने में भी बड़ी तकलीफ़ होती है। तो क्या होता है कि गांधी जी उसी तरह सैया पर लेटे रहते हैं। सब लोग गांधी जी के पास आते हैं, नेता जितने भी होते हैं कांग्रेस के उच्च लेवल के, गांधी जी सबसे उच्च थे, उसके बाद आते हैं, सब गांधी जी से बात करते हैं। तो गांधी जी उसका विरोध करने के लिए कहते हैं और वो एक्ट जो होता है कानून वो टल जाता है, सब धीरे धीरे करके रुक जाता है। इसके बाद क्या होता है कि अद्भुत दृश्य, सब चीज़ जब सही हो जाता है तो इसी बीच जो रैलेट एक्ट होता है उसके विरोध में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लोगों को जगाने का काम गांधी जी किया करते हैं। वायसराय से कहा जाता है कि आप बिल सत्याग्रह के अलावा कोई मार्ग नहीं है, बिल वापस ले लीजिए, आप अपना कानून वापस ले लीजिए वरना हम आंदोलन करेंगे। सत्याग्रह के अलावा हमारे पास कोई और तरीका नहीं है विरोध करने का, क्योंकि अपने पास बस यही होते थे लाठी डंडा या देसी कट्टा। और वो इतना बड़ा साम्राज्य था कि उससे इंग्लैंड, लंदन, अमेरिका सब उसके कब्जे में थे, चंगुल में थे। ये समझिए इतना बड़ा साम्राज्य था उसका। तो गांधी जी कहते हैं कि अगर मान जाए तो यही हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन स्टार्ट करते हैं। गांधी जी कहते हैं 1919 30 मार्च से 6 अप्रैल तक इसकी तैयारी की जाती है अच्छे से। और इतना बड़ा जलजला निकलता है, इतना बड़ा जलजला, इतना बड़ा जुलूस निकल जाता है कि गांधी जी देखकर इसको हैरान हो जाते हैं। ये एक भव्य दृश्य नज़र आता है। हड़ताल, दुकानें बंद, जैसे आज हड़ताल हो जाए सब चीज़ बंद हो जाती है बाजार, वैसे उस समय हुआ। गांधी जी को एक भव्य दृश्य लगता है। अब उसी समय दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करके 4 अप्रैल को गांधी जी मुंबई पहुंचते हैं। थोड़ा सा गांधी जी को पीछे का याद आता है, सो बताते हैं। और 30 मार्च को दिल्ली में हड़ताल मनाई जाती है। एक भव्य दृश्य गांधी जी को देखने को मिलता है। गोलियां चल जाती हैं, कई मुस्लिम व अधिकारी सब, कई अधिकारी घायल हो जाते हैं और कई मुस्लिम हिंदू उनके गोलियां लग जाती हैं, वो लोग भी मर जाते हैं। तो गांधी जी को कहा जाता है कि इसके जिम्मेदार आप होंगे अगर ज़्यादा ये एक्ट बढ़ता है। तो गांधी जी जब जाया करते हैं वहाँ तो गांधी जी को अमृतसर यानी पंजाब, तो गांधी जी को वहीं दिल्ली आश्रम पे दिल्ली स्टेशन पर रोक लिया जाता है। कह देंगे आपको पंजाब जाने का अधिकार नहीं, आप पंजाब नहीं जा सकते, आपकी वजह से हड़ताल होता है, लोग आंदोलन करेंगे, आप नहीं जाएंगे। वहाँ लोग खूब गुस्सा थे, अगर कुछ होता है तो आप उसके जिम्मेदार होंगे। उसी समय क्या होता है आंदोलन। गांधी जी कहते हैं अगर मुंबई या वारणा कहीं कुछ होता है तो मैं इसके जिम्मेदार नहीं हूँ, अगर गुजरात में कुछ होता है तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। ऐसे थोड़ी नहीं, मान लो मैं आ रहा हूँ इलाहाबाद या दिल्ली में कोई भगदड़ मच जाए तो जिम्मेदार मैं हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। गांधी जी इसके बाद मिलते हैं, कमिश्नर से बातचीत करते हैं। उन्होंने जुलूस लाल किले तक ना जाए, जो जुलूस निकलता है थोड़ा बड़ा दिल्ली में, उसी समय गांधी जी दिल्ली में ही रुक करके आंदोलन करते हैं, जुलूस निकालते हैं। तो गवर्नर कहता है कि आपका जो जुलूस है लाल किले तक नहीं जाना चाहिए। तो गांधी जी से बातचीत होती है, जिम्मेदारी गांधी जी अपने सिर पर ले लेते हैं कि ठीक है भैया कोई बात नहीं, जिम्मेदारी मैं अपने सिर पर लेता हूँ, अगर पंजाब में कोई दिक्कत होती है तो मुझसे कोई मतलब नहीं। उसी समय क्या होता है गांधी जी उपवास रखते हैं, सत्याग्रह करते हैं, कबूल करते हैं, धर्म शांत करते हैं सबको और सत्याग्रह की ओर ध्यान देते हैं, दिलासा दिलाते हैं लोगों को, सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद अब क्या होता है
पहाड़ जैसे बोल। जब गांधी जी नडियाद जाते हैं तो नडियाद में क्या होता है, गांधी जी को ये पता चलता है कि गांधी ने अखेड़ा आंदोलन या और कहीं के आंदोलनों में क्या क्या भूलें की थी। गांधी जी को वो पहाड़ जैसी भूलें लगती हैं कि यार मैंने इतनी गलती की थी इसलिए ये बवाल हुआ। गांधी जी इसके विषय में मंथन करते हैं और अपनी भूलों को सुधारने का काम करते हैं। अब इसके बाद यंग इंडिया, शांति प्रचार चल रही होती है, उसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। गांधी जी को बड़ा दुख होता है कि यार साला इतने अंग्रेज नालायक थे कि जलियांवाले हत्याकांड में कितने लोग मरे थे जो शांति से आंदोलन कर रहे थे, उन पर गोली जनरल डायर जो था गोलियां चलवा दी थी निहत्थे लोगों पर, हज़ारों लोग मर गए थे। तो गांधी जी का इरादा था कि लोगों को शिक्षित करें और कलंकित करें। 8000 लोग उस समय जेल में जा चुके थे। गांधी जी को वहाँ जाना मना नहीं था। गांधी सुनते थे, दांत पीस कर रह जाते थे कि मुझे जाना है, लेकिन जाने के लिए गांधी जी को आदेश नहीं मिलता था। अब क्या हुआ, उसी समय बात आ गई कि पंजाब, अमृतसर वहीं हुआ था जलियांवाला बाग। तो किसी ने ये अफवाह फैला दी कि अगर आप पंजाब जाएंगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप पंजाब में होते या जाते तो ये शायद जलियांवाला हत्याकांड नहीं होता। गांधी जी आतुर हो जाते हैं कि यार मैंने कुछ किया नहीं, मान लो आप अच्छा खासा हो, जब मैंने किया नहीं तो लोग मुझे क्यों मारेंगे। गांधी जी को आदेश तो नहीं मिलता जाने के लिए, लेकिन 16 अक्टूबर की तारीख मिलती है कि आप जा सकते हैं अमृतसर। गांधी जी वहाँ जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोग खूब गांधी जी की सेवा करते हैं, खूब बड़ा स्वागत करते हैं। गांधी जी बहुत खुश होते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं। जो हत्याकांड होता है उसके विषय में गांधी जी रिपोर्ट तैयार करते हैं और गवाही इकट्ठा करते हैं और जो क्या करते हैं उसको गवर्नर के सामने पेश करते हैं। धीरे धीरे करके जो परिस्थितियाँ होती हैं धीरे धीरे सुधरने लग जाती हैं और गवर्नर वो जो सब होता है उसके खिलाफ थोड़ा सा आंदोलन होता है और धीरे धीरे जितने दोषी रहते हैं वो सारे जेल में जाते हैं और जो मामला होता है वो सुधरने लग जाता है, प्रोग्रेस करने लग जाता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, खिलाफत गौरक्षा, उसी समय पंजाब में हत्याकांड होती है, रिपोर्ट आती है, सब चीज़ आ जाती है। जब इसके सब मामला शांत हो जाता है तो उसी समय गौरक्षा का मुकदमा जो होता है वो उठने लग जाता है। गौरक्षा की ओर लोग बढ़ने लग जाते हैं कि गौरक्षा क्या है भाई, कैसे की जाए। तो गांधी जी के कहने पर मुस्लिम गौवध बंद कर देते हैं और हिंदुओं को भी मना कर दिया जाता है कि वो मुस्लिमों को परेशान ना करें, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग शांत हो जाते हैं और लोगों के अंदर शांति आ जाती है। सब गौवध बंद कर देते हैं और लोगों के अंदर शांति आ जाती है। तो इस प्रकार क्या होता है, सब कुछ सही अब चलने लग जाता है। आप धीरे धीरे देख सकते होंगे कि जो एक साधारण व्यक्ति थे, देश के बापू बन रहे थे, धीरे धीरे राष्ट्रपिता बन रहे थे, एक महान व्यक्ति बन रहे थे, क्या बन रहे थे वो हो चुके थे। उस समय तक बड़े आंदोलन कर रहे थे। अमृतसर में कांग्रेस, उनके प्रति खूब बातचीत होती है, जुलूस निकलता है, कई लोगों को जेल भी जाना पड़ता है, जेल में ठूंस दिया जाता है। गांधी जी उनको छोड़ने के लिए उससे बातचीत करते हैं, जनरल गवर्नर से, वो भी तैयार हो जाते हैं। वो तैयार नहीं होते, मना कर देते हैं, लेकिन गांधी जी इसके लिए आंदोलन करते हैं। कई जिम्मेदारियां गांधी जी की बढ़ जाती हैं। अमृतसर का जो मामला रहता है उसमें भी गांधी जी कांग्रेस में मिला लेते हैं। तो गांधी जी की अब जिम्मेदारियां बढ़ देती हैं। भाई मान लो हमारा जो दल हो या नेता हो, हम किसी दल के, अगर दल हमारा बड़ा होता है तो हमारी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। सो गांधी जी की भी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई थी। अब इसके हम देखेंगे कांग्रेस में सच्चा प्रवेश। अभी तक प्रवेश सुनते आए हैं, अब प्रवेश क्या होता है। गांधी जी को कांग्रेस में बहुत बड़ा हिस्सा लेना पड़ता है। अब जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हो जाता है तो उसके विषय में गांधी जी को क्या होता है कि लोगों से वहाँ स्मारक बनवाने के लिए चंदा इकट्ठा करना होता है। तो गांधी जी जब ये बात लोगों के सामने ये प्रस्ताव रखते हैं तो लोग अपना दिल खोल करके पैसे देते हैं। उस समय 5 लाख रुपए इकट्ठा हो जाते हैं, बड़ा भव्य स्मारक बनाया जाता है वहाँ पर। इसके साथ मिल करके गांधी जी IBR तैयार करते हैं, कई जिम्मेदारियां लेते हैं। गांधी जी अपने सिर पर कांग्रेस की पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं। गांधी जी कहते हैं यही मेरा सच्चा प्रवेश था। अब क्या होता है, खादी का जन्म 1908 ईस्वी में। गांधी जी ये सोचते हैं कि अगर यार मैं खादी का काम शुरू कर दूं, यानी प्रत्येक आदमी अपने कपड़े बना करके पहनने लगे या वो बेचने लगे तो उसको रोज़गार मिल जाएगा। तो गांधी जी कहते हैं कि मैंने 1908 से पहले कभी चरखा नहीं देखा था। सो चरखे की खोज में लग जाते हैं, सब चीज़ तैयार करते हैं। 1915 में जब गांधी जी घर आते हैं, कई धीरे धीरे करके शिक्षित करते हैं लोगों को। बड़ी मुश्किल से एक कारीगर मिलता है, एक चरखा मिलता है, उसको स्टार्ट करते हैं। जो सभी लोग रहते हैं वो चरखे का, आश्रम के जो सभी लोग रहते हैं वो चरखे का काम सीख जाते हैं। जब गांधी जी सही होते हैं तो गांधी जी भी चरखे का काम सीख लेते हैं। यहीं से गांधी जी चरखे का काम सीखते हैं, समझ गए आप लोग।
तो अब क्या गांधी जी बचपन से चरखा नहीं चलाते थे? कुछ लोगों का सोच है कि गांधी जी बचपन से चरखा बना करके अपने कपड़े स्वयं पहनते थे। ये था जब गांधी जी आंदोलन कर रहे थे, उसी समय अमृतसर के बाद जब 1915 की शायद घटना है, तब की नहीं, 1917 घटना है ये, 1917 की, गुजरात में वहीं पर चरखा लगाते हैं और गांधी जी सीखने लग जाते हैं, धीरे धीरे करके गांधी जी भी सीख लेते हैं। अब गांधी जी कहते हैं कि चरखा मिला, बड़ी मुश्किल से गांधी जी को एक चरखा मिलता है और 35 रुपये का एक कारीगर रख लेते हैं, वो सभी को सिखा देता है, महिलाओं को सभी को गांधी जी सीखने के लिए भेज देते हैं, सब सीख जाते हैं। अब गांधी जी के जो धोती कुर्ता था वो विदेश से सिल करके या किसी कंपनी से बनकर नहीं आता था, गांधी जी का धोती कुर्ता भी उसी जगह से बन करके आने लगा था। अब लोगों को रोजगार मिल चुका था, सब चीज़ अच्छी तरीके से चल रहा था, संपूर्ण लोगों को, सब चीज़ों को, सब लोगों को रोजगार मिल रहा था। इसी बीच क्या होता है कि एक बिजनेसमैन आते हैं, गांधी जी से कहते हैं कि सर आप ऐसे रोजगार दे रहे हैं लोगों को, थोड़ा थोड़ा इससे काम नहीं चलेगा, आप एक कंपनी खोल दें, लोगों को सस्ता माल मिलने लग जाएगा, सस्ते कपड़े मिलने लग जाएंगे। तो गांधी कहते हैं नहीं यार, मैंने अब चरखा लिया है ताकि लोगों को रोजगार मिले। तुम फिर वही कंपनी वाली बात करते हो। कंपनी से क्या होगा कि उसमें उच्च अधिकारी घुस जाएंगे, फिर से वही होगा, धोखाधड़ी वाला काम। सो विरोध करता है। तो वो कहता है कि मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि अगर कंपनी होती, जैसे आज कंपनी से अगर मोबाइल बनकर आता है तो सस्ता मिलता है, अगर व्यक्ति बनाए तो वो अपनी कीमत लेगा, तो उसी तरीके था। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर आपको कंपनी नहीं लगानी तो कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर से या खुदा से, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका ये चरखा वाला काम चलता रहे आगे, आप और आगे बढ़ते रहें, आप कभी पीछे ना आएँ, लेकिन आप बड़ा धीरे बढ़ेंगे। वो ये कह करके जाता है। उसी समय एक बात आ जाती है, क्या होता है जब चरखे वाला काम भाई अपने उच्च लेवल पर पहुंच जाता है तो लोग कहने लग जाते हैं कि जो यहाँ स्वदेशी होता है, जो तैयार किया करते हैं कपड़े, तो वो बड़ा महंगा बेचने लग जाते हैं, उच्च स्तर का। वो कहते हैं हमको परोपकार नहीं करना है, हमको पैसे कमाने हैं, अपना परिवार चलाना है, ना कि हमको परोपकार कमाना है। तो गांधी जी को बड़ा दुख होता है कि यार ये बड़ी समस्या आ गई। अब लोगों के अंदर धीरे धीरे करके चरखा वाला काम अब समाप्त होने लगे, क्योंकि लोग भाई अब नहीं करेंगे तो फिर से वही विदेशी हो जाता है। तो अब इसके बाद गांधी कहते हैं अब बड़ा आंदोलन होगा, असहयोग आंदोलन। 1921 ईस्वी में किया था गांधी जी ने असहयोग आंदोलन। तो एक के बाद एक घटनाएं गांधी जी के जीवन में आती रहती हैं, सब घटनाओं से गांधी जी निकलते रहते हैं। अब इतना बड़ा गांधी जी का ग्रुप बन चुका था, अभी तक गांधी जी को गुजरात में जाना जाता था, पूना और मुंबई और यूपी, हर जगह गांधी जी को जाने लगा था। मतलब दिल्ली से लेकर के, विदेश से लेकर के हर जगह तक गांधी जी का परिचय हो चुका था। जो गांधी जी कहते हैं कि मैंने बचपन में कभी अंग्रेजों को नहीं देखा था या अंग्रेज अधिकारी को नहीं देखा था। अब उनसे गवर्नर खुद मिलने आते थे या गांधी जी से सीधे बातचीत होती थी। गांधी जी इतना ऊपर बढ़ चुके थे। तो क्या होता है, गांधी जी उसी समय लोगों को इकट्ठा करते हैं, सबको मिला लेते हैं। करीब लोग, गांधी जी कहते हैं 1500 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। प्रस्ताव पास किया जाता है कि असहयोग आंदोलन किया जाए, स्वराज की प्राप्ति करनी है, लोगों को रोजगार देना है, अपने देश को इकट्ठा करना है। उसी समय नागपुर, कलकत्ता में हर जगह लोगों को इकट्ठा करते हैं गांधी जी, और आश्रम में खूब लोग रहते हैं, 1.5 लाख लोग इकट्ठा होते हैं और विरोध शुरू हो जाता है ये आंदोलन। उसके बाद तो क्या होता है, जब आंदोलन शुरू हो जाता है असहयोग आंदोलन, इसके बाद गांधी जी कहते हैं कि इसके बाद का जीवन आप लोगों को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और 1921 में गांधी जी इतने पॉपुलर हो चुके थे कि गांधी जी को बच्चा या बूढ़े से लेकर बच्चा सभी जानने लग गए थे गांधी जी के जीवन में। सो गांधी जी ने इसके बाद अपनी बुक को नहीं लिखा। कहते हैं इसके बाद मुझे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं इतना पॉपुलर हो चुका था कि जो भी करता था वो लोगों के सामने होता था। सो यहीं से गांधी जी की बुक का काम ख़त्म होता है। आपके साथ नमस्कार, मिलता हूँ अगली बुक के साथ दूसरी बार।